पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी खतरे में है और इमरान सरकार अब जाती नजर आ रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सेना ने इमरान के लिए एक तरह से तारीख तय कर दी है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे ऑपोजिशन के सांसदों का एक साथ आ जाना हो, या फिर इमरान की अपनी ही पार्टी के सांसदों का इमरान के खिलाफ हो जाना हो, या फिर आर्मी चीफ का उनके खिलाफ हो जाना हो। हमने आपको बताया आर्मी चीफ तो यहां तक कह रहे हैं उनको मदद करने की जगह उन्हें यह सलाह दे रहे हैं कि 23 तारीख के बाद वो खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ दे, यानी कि ओआईसी की बैठक जो कि 22 और 23 मार्च को होने वाली है, उसके बाद खुद ही इमरान खान अपनी कुर्सी छोड़ दें। तो पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। हम क्यों कह रहे हैं कि कुर्सी खतरे में है, आपको डिटेल में समझा रहे हैं। 25 मार्च को पाकिस्तान की संसद का सत्र है और अविश्वास प्रस्ताव पर 27 मार्च को वोटिंग हो सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। और दिक्कत यह है कि इमरान को जितने सांसदों की संख्या चाहिए वो मिलनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इमरान की अपनी जो पार्टी के सांसद हैं वो ही इनके खिलाफ हो गए, वो ही इनके खिलाफ जाकर वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान की कुर्सी जाने की पूरी संभावना है। कहा तो यह जा रहा है कि एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 27 तारीख को जब वोटिंग होगी तो इमरान खान फिर प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो इमरान खान की कुर्सी खतरे में है, इमरान सरकार जाती नजर आ रही है, और इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान सेना ने इमरान की तारीख तय कर दी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी कितनी मजबूत है और सरकार रहेगी या जाएगी इसमें आर्मी का कितना बड़ा रोल होता है। इमरान मानेंगे -1 फॉर्मूला। बाजवा की सलाह इमरान को कबूल। टेकओवर या इमरान का गेम ओवर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उनसे जनता और पार्टी के उनके साथी नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें विपक्ष और सेना के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 25 मार्च को पाकिस्तान की असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। हालांकि इमरान अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इमरान ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक बाजवा ने इमरान को सरकार बचाने का एक फॉर्मूला सुझाया है। इसे -1 फॉर्मूला कहा जा रहा है। आपके लिए बाजवा के इस फॉर्मूले के मायने को समझना भी बेहद जरूरी है। वैसे तो इमरान खान सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए इमरान खान को वोटिंग से पहले खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान कुर्सी छोड़कर अपनी जगह किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाएं। ऐसा करने से चुनाव को 1 साल के लिए टाला जा सकेगा। एक चीज बाजार में और गर्दिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ इमरान खान ठीक नहीं है। यानी कि सब कुछ बच सकता है अगर -1 हो जाए। मैं बरमला कहना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अभाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। जनरल बाजवा का ये फॉर्मूला इमरान खान मानेंगे या नहीं, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि फिलहाल निगाहें पाकिस्तान में हो रही ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक पर टिकी हैं। इसके बाद ही शायद इमरान अपने पत्ते खोलें। इमरान खान शायद से भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी पीठ पर पाकिस्तान की सेना का हाथ था। वो 3.5 साल तक राजनीतिक दलों और कट्टरपंथी संगठनों की चुनौतियों से निपट पाए, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी। ये जनरल बाजवा ही थे जिनकी बदौलत इमरान खान 2 साल तक विपक्षी दलों के महागठबंधन से बचे रहे। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से पल्ला झाड़ दिया है। पुराने संबंधों का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस्लामिक देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन खत्म होते ही इमरान खान को इस्तीफा देने की नसीहत दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाजवा और इमरान के रिश्ते कैसे बिगड़े। दरअसल अक्टूबर 2021 में तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर इमरान और जनरल बाजवा के रिश्ते खराब हो गए। फैज और इमरान करीबी दोस्त हैं।
बाजवा ने जब फैज के ट्रांसफर का लेटर इमरान के पास दस्तखत के लिए भेजा तो इमरान ने इसे रोक लिया था, जिसके बाद बाजवा इस नाफरमानी से खफा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजवा ने जब नतीजे भुगतने की धमकी दी तो इमरान ने मजबूरी में सिग्नेचर कर दिए, लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। इमरान के लिए सबसे बड़ा झटका यही है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान आर्मी का चहेता होने का भ्रम था। विपक्ष का ताना इमरान खान पर होता था, लेकिन निशाना पाकिस्तान की सेना ही बन रही थी। फिर भी पाकिस्तान की सेना ने इमरान को हर संकट से बचाया। पिछले साल कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन तहरीक लब्बैक ने जब सड़कों पर गदर मचाया था, तब भी मामला पाकिस्तान की सेना ने ही संभाला। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं, ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। लेकिन इस बार विपक्षी दलों के सामने पाकिस्तान की आर्मी ने भी इमरान को अकेला छोड़ दिया। 3.5 साल में इमरान ना तो आर्थिक मोर्चे पर कुछ कर पाए, न ही राजनीतिक समीकरण सुधार पाए और न ही जनता का भरोसा जीत पाए। इसलिए जनरल बाजवा की नजर में भी इमरान दगे हुए कारतूस बन चुके हैं, जो अब पाक आर्मी के किसी काम के नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आपके मन में भी सवाल जरूर होगा कि आखिर इमरान खान से सेना नाराज क्यों है, आर्मी चीफ जो है वो इमरान के खिलाफ क्यों हो गए हैं। इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। अफगानिस्तान में जिस वक्त सरकार बन रही थी उस वक्त ISI के चीफ को वहां पर भेजा गया था। आर्मी चीफ इस बात के खिलाफ थे, फिर भी इमरान ने भेजा। विपक्ष के जो नेता हैं, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, इस बात के लिए भी आर्मी ने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। खासतौर से JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्हें डीजल कहकर चढ़ाते रहना, ये इमरान खान के लिए भारी पड़ा। यूक्रेन संकट के लिए बेवजह अमेरिका और यूरोपीय संघ को घेरा गया, ये पाकिस्तान की आर्मी का मानना है। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट रविंदर सचदेव हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैसन हमारे साथ हैं और पाकिस्तानी पत्रकार फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। यूसुफजई साहब, अचानक से हो क्या गया? आर्मी खिलाफ हो गई, ऑपोजिशन एक साथ आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने वाली है, यहां तक कि अपनी ही पार्टी के जो लीडर्स हैं इमरान खान के, वो भी उनके खिलाफ हो गए। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच विशाल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। असल में ये कहानी अभी की नहीं है। अगर हम ये कह दें कि अभी एकदम से कुछ सारा कुछ चेंज हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने स्टार्ट में इंट्रो में रिपोर्ट भी दिखाई, ISI चीफ की तकर्रुरी हो, इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से बीच में जो गैप था वो बढ़ता गया और वो इस लेवल पे पहुंचा जो आजकल हम और आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने जो अपोजिशन थी उनको भी बहुत आड़े हाथों लेते थे, गालम गलोच और बड़ी अब्यूजिंग किस्म की लैंग्वेज यूज करते थे, और ये बिल्कुल स्टार्ट से था। फ्लोर ऑफ द हाउस भी जब हम उनको देखते थे, अगर वहां पे वो स्पीच देते थे तो वो मतलब बहुत ही अजीब किस्म की लैंग्वेज जो वहां पे एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में किसी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर यूज नहीं करता, वो करते थे। इसके साथ साथ जो उनकी डिलीवरी थी फॉर द पाकिस्तानी नेशन, वो 0/0 थी। इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर लें, इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें, इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी हमारी, जितने भी एक्सपर्ट्स आप पूछे, बेशक इमरान खान के साथ जो खड़े थे वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नुकसान हुआ है पिछले मतलब 3, 3.5, 4 सालों में। और आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले की स्पीच सुनी होगी। आखिरकार इमरान खान साहब इस बात पे मजबूर हुए। हमारे जैसे और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार आप और कुछ भी नहीं करते, आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखें ना रखें, कुछ करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट जो वो अच्छा कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, आप उससे लर्न करें कि वो वही एक हिंदुस्तान चाइना के साथ भी ताल्लुकात रखता है, रशिया के साथ भी रखता है और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी रखता है। क्या वजह है कि उनसे मतलब कोई भी देश नाराज नहीं होता। हम अगर अमेरिका की तरफ जाते हैं तो रशिया नाराज हो जाता है, चाइना नाराज हो जाता है, चाइना की तरफ जाते हैं तो अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है और कह देते हैं कि भाई IMF के पास आप लोगों ने आना है, आपको पैसे नहीं मिलने। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब क्योंकि क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और वो समझ रहे थे कि शायद ये भी क्रिकेट की टीम होगी, 15 लोगों को मैंने मैनेज करना है। ये 15 लोगों की टीम नहीं है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, इसको मैनेज करना था। ठीक है, फौज के साथ ताल्लुकात या एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान में, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा, या मैं हूं या कोई और, लेकिन आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ता है जो इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। वो सिर्फ बातों से लोगों को कोशिश करते रहे कि यार लोगों को मैं इसी के जरिए मतलब खेलता रहूंगा और अवाम इससे खुश होती रहेगी कि भाई मैं तो, और ये कहते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े पावरफुल रहे इमरान खान और उनकी पार्टी, तो वहां से वो दिखाते थे कि शायद ट्विटर के ऊपर या फिर किसी और मीडियम के ऊपर मैं दिखाऊंगा तो शायद मेरी परफॉर्मेंस की वाह वाह होगी। बिल्कुल, अगर मुझे डिलीवरी आप नहीं दे, जी
आपने बड़ी ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट किया कि फौज का रोल क्या है, आर्मी का रोल क्या है, इकोनॉमी किस तरह से गिरी और क्यों फॉरेन पॉलिसी के जो मोर्चा है उस पर भी फेल हो गए। संजय महसन साहब, यानी कि एक तरीके से अब काउंटडाउन शुरू है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। विशाल, आपकी आवाज नहीं आई। मैं जनरल संजय महसूलू फिर से। जी संजय जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आपका सवाल मेरे को सुनाई नहीं दिया। ठीक, मैं ये कह रहा हूं यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है कुर्सी। बिल्कुल काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है और ये मैंने शायद पहले भी बताया था कि ये तो अभी निश्चित ही तय होना था। और जो -1 का फॉर्मूला है वो भी इनके पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बोला है, जनरल बाजवा ने। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान की बनावट हुई है, जो ये इंडिया से कार्व आउट किया गया था, तब से पूरा फौज का ही वहां पर होल्ड है और ISI का तो है ही होल्ड। तो कहने का मतलब है वहां पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं, चाहे इमरान खान आए या कोई भी आए या इससे पहले जितने भी नेता थे या बेनजीर भुट्टो थे या कोई भी था, सबका यही हाल है कि वो पाकिस्तान आर्मी उनको रिमोट कंट्रोल करता है। और मेरे को हैरानी काफी होती है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया एज अ मिलिट्री मैन कि DG ISI को कैसे वहां भेजा गया, और वो भी एक पॉलिटिकल गठबंधन तय करने के लिए एक दूसरे देश का, और वो भी जो इलीगल सरकार थी। साथ ही में वहां पर वो ये भी तय कर रहे हैं कि कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा। आपने कभी आज तक, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बांग्लादेश वो भी पहला हमारा हिस्सा था, उसके पहले तो खैर वेस्ट पाकिस्तान से वो निकला है, ईस्ट पाकिस्तान था। आज किसी भी नागरिक को देश में या पाकिस्तान को पता है वहां का DG इंटेलिजेंस कौन है या DG मिलिट्री इंटेलिजेंस कौन है? इंडिया का DGMI और DG DIA यहाँ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पाकिस्तान का DG ISI को दुनिया जानती है। तो ये क्या दिखाता है कि आर्मी और DG ISI एक ही है, और आफ्टर ऑल वो तो पूरी मैनिंग उसमें उनके सेना के अफसर ही करते हैं। और ये भेदभाव जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में वो हुआ, वो भेजना तो चाहते थे शायद और किसी आर्मी अफसर को, लेकिन उन्होंने DG ISI को इंसिस्ट किया जो उनके साथ तालमेल रखते थे इमरान खान के साथ। तो साफ जाहिर है कि ये होल्ड था। और जब आर्मी का क्या रोल है ये बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया। रविंदर सचदेव, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुए या ऑपोजिशन के लीडर्स इकट्ठे नहीं हुए, इस बार ऐसा क्या हो गया कि कहा जा रहा है कि बस अब 72 घंटे और ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये दोनों चीजें हो रही हैं। बात ये कि ये काउंटडाउन शुरू हो गया, काउंटडाउन के बाद क्या होगा, नया प्रधानमंत्री आएगा, जो भी होगा, ये सारा सॉरी बिजनेस एज यूजुअल है पाकिस्तान में। ये अनफॉर्चुनेट बात है, ठीक है ना। इमरान चले जाएंगे, दूसरा आएगा, सारी इंस्टेबिलिटी रहेगी। एज वेल एज इसके बगल में अफगानिस्तान है, उसको तो सारी दुनिया भूल ही गई है, और पाकिस्तान और इनका क्या हो रहा है। तो ये मतलब मैं तो कहूंगा बिजनेस एज यूजुअल है पाकिस्तान का। कयास है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, ये अनफॉर्चुनेट हालात हैं इस देश के, अनलेस इनकी पॉलिसीज चेंज हो। अब हम आते हैं इमरान खान पे। इमरान खान कहते हैं कि मेरे को इंडिपेंडेंट, शायद वो कह रहे हैं नहीं काम करने दिया मिलिट्री ने, तभी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर इमरान खान के पास इंडिपेंडेंस होती, अगर मिलिट्री का अंकुश ना होता, तो इमरान खान क्या करते फॉरेन पॉलिसी में? आई थिंक बहुत यूजफुल होगा जानना कि ये जो कह रहे हैं बार बार की, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि मिलिट्री ने हमें कंट्रोल करके रखा, राइट, तो ठीक है रखा, बट अगर नहीं होता आपके ऊपर ये अंकुश, तो अब आप कैसे काम करते? दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इमरान खान। फिर जब ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसमें दो कारण है। एक तो इंटरेस्टिंग है, मेरे को लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में अंडरलाइंग आम आवाम में शायद कुछ रिस्पेक्ट है भारत के लिए, कि भारत मॉडर्न, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सट्रीमिज्म से कम एटलीस्ट पाकिस्तान से इफेक्टेड, कयास नहीं है, ये सारा जो पाकिस्तान में है। उसके चलते कुछ एनवी भी है, जलन भी है, हेट्रेड तो थी या है बहुतों में, बट बहुत ऐसे हैं जिनमें हेट्रेड नहीं है या शायद है, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट है। तो ये इंडिकेट करता है वहां पर पाकिस्तानी कॉमन सिटीजनरी में, मेरे ख्याल से, जिसको ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं इमरान खान जब ऐसे कह रहे हैं। तो फिर इमरान खान क्या कर सकते थे? एंड नाउ कमिंग टू द आर्मी। आर्मी अगर इनसे पीछे हट रही है, क्या रीजन है? इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करी है क्या? अकॉर्डिंग टू आर्मी ओबीडियंट नहीं रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर्मी के भी, जो वो चाहते थे उसके लिए ओबीडियंट नहीं है, या फिर
ये बहुत ही इंडिपेंडेंट चलना चाह रहे थे, जो अब ये कह रहे हैं मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाया, या फिर आर्मी इनसे दूर हो रही है क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग। ठीक, रोविंदर, आपने 3 सवाल पूछे, मुझे लगता है इन तीनों सवालों का जवाब फखर यूसुफजई बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज ने इमरान खान को लेकर क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं, फिर फखर यूसुफजई के पास चलेंगे, उनसे इसका जवाब लेंगे। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी कई वजह बताई जा रही है, जिनमें सबसे बड़ी वजह है आर्मी चीफ का उनके खिलाफ हो जाना, ऑपोजिशन के सांसदों को, ऑपोजिशन की पार्टियों का एक साथ आ जाना, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने वाली है, यहां तक कि इमरान खान की अपनी पार्टी के जो नेता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने नेता हैं, वो भी इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। इसे समझने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार फखर यूसुफजई हैं, इसके अलावा और 2 खास मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले यूसुफजई से, आप ब्रेक से पहले रोविंदर ने आपसे 3 सवाल पूछे थे, उन तीनों सवालों का जवाब तो मैं समझूंगा, लेकिन एक और बात भी समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके फॉर्मर आर्मी चीफ है राहिल शरीफ, इमरान खान ने कोशिश करी थी कि वो कमर जावेद बाजवा से मिलें, उनसे मिलकर कोई बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो रास्ता भी नहीं निकला। आर्मी चीफ इतने खिलाफ क्यों है इमरान खान के कि अब कुर्सी जानी तय मानी जा रही है? असल में जिस तरीके से आपने राहिल शरीफ साहब का जिक्र किया, वो डायरेक्टली इमरान खान साहब की वजह से नहीं मिल रहे थे, बल्कि इन्होंने MBS को अप्रोच किया सऊदी अरेबिया में, और वो आपको पता है कि इस्लामिक फोर्स को लीड कर रहे हैं वहाँ रियाद में, तो उसके थ्रू शायद इन्होंने कोई ट्राई मारी, और गालिबन वो आखिरी ट्राई थी जो इनकी, वो भी नाकाम हो गई। और उसकी वजह क्या है? इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा को पता है कि फौज एक तो लड़ रही है, मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रही है। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है, खैबर पुख्तनख्वा में आज सुबह ही एक अटैक, बाजवड़ हमारा एक बॉर्डर पे इलाका है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ, वहां पे अटैक हुआ, और इस तरह की चीजें तसलसल के साथ हो रही है। तो उनको भी पता है कि यार अवाम का प्रेशर बढ़ रहा है, उनके ऊपर भी बढ़ रहा है कि यार अगर ये चेंज नहीं होता है, इमरान खान साहब बैठे रहते हैं, तो अवाम का पारा बिल्कुल एंड हो चुका है, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, और सबसे बढ़कर जो इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। शायद हम अगर 2-3 साल पहले की बात की जाए या साल पहले की बात की जाए तो हमारे हालात ऐसे नहीं थे। ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से बाजवा साहब के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, वो एक फौज के सपासालार हैं, उनके चीफ हैं, लेकिन अवाम के हालात उनको भी पता है, अवाम को वो भी देख रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि इन्हीं लोगों ने हेल्प करके इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। तो लोगों को अब ये कहानी समझ आ गई। शायद 1990 में ये बातें समझ नहीं आती थी, या जनरल ज़िया के दौर में ये बातें समझ नहीं आती थी, मे भी इन मुशर्रफ रिजीम ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन 2021 और 2022 में अवाम साफ कहती है। आप कहीं पे भी चले जाएं, पाकिस्तान के किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में, अवाम आपको डायरेक्टली बताएगी कि यार कौन लेके आया हुआ। तो ये सारी बातें वो हैं कि फौज इससे बेखबर तो नहीं हो सकती। आपने जिक्र किया ISI का, उनका काम ये है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बाकी इदारे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये परेशान हैं इनकी वजह से। और आपको जैसे मैंने बताया कि जितने भी फ्रंट्स हैं उसके ऊपर हम बैकफुट पे गए। यकीन करें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमने कोई ग्रो किया हो लास्ट 3.5 ईयर में। हमारे जो क्लोज तरीन दोस्त थे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, वो हमसे दूर हो गए, जिसमें एक सऊदी अरेबिया, चाइना हमसे साइड पे हुआ है, यानी सीपेक मुकम्मल तौर पे रुका हुआ है। ये सारी वो बातें कि इसका पता फौज को भी है, इसका पता अवाम को भी है, और इसका जो खमियाजा है, जो नुकसान है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं हूं या मेरे जैसे और जितने लोग हैं वो सारे भुगत रहे हैं। तो यकीनन जब उनकी चीखें निकलती है तो सारा मसला होता है। आपकी जितनी मर्जी बाजवा साहब और इमरान खान साहब की दोस्ती होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती नहीं थी इनकी आपस में। जनरल फैज अमीन ने जो रोल प्ले किया था लास्ट इलेक्शन में या उसके बाद और जो रोल प्ले कर रहे थे, बड़ा कंट्रोवर्शियल है वो। और अभी रिसेंटली वो पेशावर के कोर कमांडर हैं, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से वो नाराजगी जो थी बजाय कम होने के, वो बाजवा साहब और इमरान खान साहब की मजीद बढ़ी। और एक हफ्ते में 3 मुलाकातें उनकी जनरल बाजवा साहब की इमरान खान साहब से हुई। बिल्कुल, गालिबन ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप आराम से, आपने बाकायदा पूरी लिस्ट दे दी है, रीजंस क्या रहे, वजह क्या रही कि ये स्थिति हुई है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन, फखर यूसुफजई ने पूरी लिस्ट गिनवा दी, लेकिन इन सारे कारणों में से अगर एक कारण आपको चुनना हो जो सबसे ज्यादा भारी पड़ा इमरान खान पर, क्या अफगानिस्तान में सरकार बनाने के वक्त ISI चीफ को वहां पर भेजना ये एक बड़ा रीजन, बड़ा कारण था जिससे आर्मी चीफ नाराज हो गए? मेरे ख्याल जो यूसुफ साहिब ने अभी बताया है, मैं उनकी बात से काफी सहमत हूं कि उन्होंने जो एनालिसिस किया है
मेरे को भी लगता है सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी भी बोला था कि कैसे DGISI अफगानिस्तान में गए तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या इमरान खान को अपनी आर्मी चीफ से कंसल्ट ना करके और DGISI को भेजा? वो गवर्नमेंट हायरकी में कहां पर आते हैं? उनका कोई मतलब ही नहीं है DGISI का ऐसे काम में। ये पॉलिटिक्स का काम है, इसमें फौज और DGISI का रोल नहीं है। तो एक तो कारण वो है। फिर जब उनको हटाना था जनरल बाजवा ने, उनको हटाने के लिए वो इमरान खान ने फिर खड़े हो गए थे। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन मैं अभी कुछ दूसरी चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान, इन्होंने ये अभी बोला है कि अवाम जानती है। पाकिस्तान की अवाम ये भी जानती है कि वहां का देश का भट्टा सिर्फ है कि फौज वो बिठा रही है, वो है पाकिस्तान की सेना। जिस दिन वो सेना ये करती रहेगी, ये पाकिस्तान की ये देश में कभी इंप्रूवमेंट होएगा ही नहीं। आप वो देखिए, जनरल जिया उल हक, उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन लेके आए, उनकी आर्मी में इस्लामाइजेशन लेके आए। कहां पर अभी चला गया पाकिस्तान? अभी हर चीज में जिहाद, इस्लाम वो चलता है। कभी देश की तरक्की होती है, कभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो इमरान खान अभी खुद बोल रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से हमें सीखना चाहिए। आप ये बताइए, यूक्रेन वॉर जो शुरू जब हुआ था, 24 तारीख को खुद इमरान खान वहां पर थे रूस में, मॉस्को में, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और 3 दिन पहले एक मेजर जनरल जो मेरे रैंक का है, वो वहां पर एम्बेसडर है यूक्रेन में, उसका नाम है मेजर जनरल खोकर। वो बोलते हैं कि हमें यूक्रेन की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो या तो डायकोटोमी तो यही दिख रही है, एक उनका सो कॉल्ड एम्बेसडर कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, और ऑफेंसिव जिस दिन हमला शुरू होता है तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पर है। तो इन्होंने तालिबान को प्रॉप अप किया है, मुजाहिद को प्रॉप अप किया है, कभी अमेरिका की तरफ, कभी बिल्कुल। ये सारे कारण जो इमरान खान पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर, भारत को लेकर इमरान खान का स्टेटमेंट भी काफी चर्चा है। जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। रुबिंदर, ये जो स्टेटमेंट, ये जो बयान आपने सुना इमरान खान का भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए, क्या जो बात आपने पहले कही थी उसी तरफ इंडिकेट करता है कि मैं बहुत दबाव में हूं, मुझे खुलकर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा? जिस देश में इंडिपेंडेंटली काम होता है वो कैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये देखिए, ये समझिए। नहीं, एब्सोल्युटली इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। एक तरफ उनका, और देखिए जब इमरान खान बोल रहा है वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है, राइट? तो वो भी समझता है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है वो देख रहा है कि भारत कैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। तो रिस्पेक्ट तो भारत की है, वहां पर बढ़ रही है बल्कि, राइट, तेजी से। चाहे हेट्रेड और एनवी अलग है हमारे लिए, वो बात रही। अगेन बैक टू, अगर इमरान खान ये कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं था और मैं फॉरेन पॉलिसी नहीं चला पाया, या बाकी सारी पॉलिसी, फॉरेन तो छोड़िए, इकोनॉमिक में भी वो फेलियर है, देश के अंदर बर्बादी हुई है, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो क्वेश्चन तो ये वाजिब बनता है ना कि अगर उनके पास फ्रीडम होता तो वो कैसी पॉलिसीज चलाते। एक दूसरा मेरा प्रश्न ये भी है, और विचार है मेरे, हमारे जो पाकिस्तानी कोलीग है उनसे, कि क्या इसका मतलब है इमरान खान एक एंटी मिलिट्री कैंडिडेट बन के उतर सकते हैं? देखिए अभी तो जो भी सरकार का हाल रहेगा, मानो इनकी सरकार गिर गई, राइट, कोएलिशन बनी ना बनी, मानो आने वाले वक्त में एक इलेक्शन होनी है। अब उस इलेक्शन में इमरान खान किस प्लेटफॉर्म पे कैंपेन करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि मेरे को वोट दो क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाऊंगा और मैं अपने देश को भारत की तरह मॉडर्नाइज करूंगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करूंगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिव करूंगा? क्या वो ये इस प्लेटफॉर्म पे कैंपेन करेंगे? अगर वो ऐसे करेंगे तो मैं कहूंगा ये अच्छी बात है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, राइट। परंतु फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री अपेरेंटली टोटल स्केलेटन जो देश का है, पूरा आयरन फ्रेमवर्क जो उनका है वो मिलिट्री है, तो मिलिट्री के अलावा कुछ चलता नहीं है। तो क्या या तो पाकिस्तान की मिलिट्री रिफॉर्म हो जिस तरह का उसका रवैया है या जो वो सोचती है, राइट, उसका चांस कम है, या कभी ना कभी तो उनको रिफॉर्म होना पड़ेगा अपने देश के लिए। अपने देश के जो हालात बन गए हैं
इसके लिए मिलिट्री भी तो रिस्पॉन्सिबल है। और अभी ये जो हमारे कोलीग पाकिस्तान से कह रहे हैं, मिलिट्री भी तो देखती है कि कॉमन सिटीजन कैसे सफर कर रहा है। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, एनर्जी नहीं, फॉरेन पॉलिसी नहीं, तो मिलिट्री लीडर्स को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने देश में स्टेबिलिटी कुछ तो चाहिए। तो ये भी एक रीजन है। वही बात होगी कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इमरान खान, जो मिलिट्री अपने को इमरान से दूर कर रही है कि भाई दुनिया, हमारे अवाम जितना ज्यादा सोचेगी कि हम तो इमरान के जिगरी यार हैं, पर देखो क्या हाल करवा दिया, तो इससे मिलिट्री की साख पे भी तो इंपैक्ट हो रहा है। यूसुफ जही साहब जो है मुस्कुरा रहे हैं आपके सवाल पर, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। जी इनसे बिल्कुल, इनकी बात की ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर फॉरेन पॉलिसी में लेट सपोज मैं कहता हूं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, पिंडी ने, जीएचक्यू ने इन्फ्लुएंस किया, या अपारा ने, आईएसआई हेडक्वार्टर ने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इकोनॉमी में किसने इसको इन्फ्लुएंस किया? जो हमारे बाकी मसाइल हैं उसमें किसने इन्फ्लुएंस किया? इस आदमी को किसने इसको कहा कि आप डिलीवर ना करें? 5 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हमारे पिछले तकरीबन पौने 4 सालों में। होम सेक्रेटरी हमारा तकरीबन हर 2 महीने के बाद, खैबर पुख्तनख्वा का आईजी पुलिस, पंजाब का आईजी पुलिस, बलूचिस्तान का आईजी पुलिस। मतलब यह है कि आप असल बंदे को, जो बुजदार को आपने बिठाया हुआ था पंजाब में, जिसको बिल्कुल बेचारे को नहीं पता है, काउंसलर लेवल का आदमी, आपने उसको सीएम लगा दिया पंजाब, इतने बड़े प्रोविंस के अंदर, हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में। फिर इस तरीके की चीज आप करेंगे और आप कहेंगे कि जी सारी रिस्पांसिबिलिटी आप किसी और के कंधे पे ऊपर डालें, ये गलत है। मैं ये नहीं कहता कि इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं बिल्कुल ये बात मैं हर फोरम पे कहता हूं, मैं इवन अपने शोज में भी कहता हूं कि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी रिस्पांसिबिलिटी आपने उनके ऊपर डाल दी। आप क्या करते रहे? अगर ये नहीं था, आप तो जब हुकूमत में नहीं आए थे तो आप हमें कोई और कहानियां सुनाते थे। अगर वो वाली कहानी या वो झूठी थी या फिर ये वाली झूठी है। इन्होंने कहा, आपके गेस्ट ने कहा, पैनलिस्ट ने, कि अगर ये अपना मतलब कैंपेन चलाते हैं इसके एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सर ये कभी नहीं चलाएंगे इस चीज के ऊपर। ये मौके को देखते हैं कि यार कहां पे इनको किस चीज से फायदा हो रहा है। जिस चीज से इनको फायदा हो रहा है, 2014 में 2014 में जब इनका धरना था तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब लीड कर रहे थे आईएसआई को, वहां पे वो इनको फायदा दे रहे थे तो ये किसी और तरीके से मतलब एक्ट करते थे। उसके बाद जब ये हुकूमत में आए तो किसी और तरीके, क्योंकि बाजवा साहब के साथ इनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी और मतलब थोड़ा सा सेटलमेंट थी, 1 पेज की कहानियां में सुनाते थे। अब ये कुछ और कह रहे हैं। उस दिन भी बाजवड़ के धीर के अंदर एक जलसे में कहते हैं कि मुझे जी बाजवा साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा यूसुफ भाई साहब, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहता हूं, अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी, कितने वोट चाहिए सरकार बचाने के लिए और इमरान के पास हैं कितने? 172 चाहिए उनको, लेकिन उनके पास 178 थे इस पोजीशन से पहले। हाँ। इस वक्त उनके पास 150 152 के अंदर मौजूद है और 186 कंफर्म जो वोट हैं वो अपोजिशन के पास इस वक्त मौजूद है। तो ऑटोमेटिकली उनके पास जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो ज्यादा है अपोजिशन के पास, इमरान खान साहब के पास नहीं है। और पोजीशन ये बता रही है कि अभी आगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं तो बाकी लोग भी उनसे साइड लाइन हो रहे हैं। यानी कि नंबर गेम को हारते हुए यहां पर इमरान खान जो है वो नजर आ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.